हेलो एवरीवन। मॉडर्न हिस्ट्री के पहले वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिनमें मैंने क्वेश्चन और डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व कराया है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सिर्फ क्वेश्चंस और डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम से ही हम लोगों का कुछ नहीं होना है, आप हमारे लिए थ्योरी क्लासेस भी लेकर के आइए। तो देखिए, जितना मेरे तरफ से हो पा रहा है आपके लिए मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग आज मेरा पहला फेस कैम भी है, तो काफ़ी नर्वस भी हूँ अंदर से। और पहली क्लास जो है मॉडर्न हिस्ट्री की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आई होप थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक्स मुझसे हो भी जाएंगी तो आप लोग थोड़ा नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि पहली वीडियो है और जानते ही हैं कैमरे को फेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है फर्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसने भारत की स्वतंत्रता में एक बहुत ही अभूतपूर्व योगदान अपना निभाया था। ठीक है, लेकिन क्या ये पहली बनने वाली वो संस्था थी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी ये भूमिका निभाई? तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई सारी ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई थी जिन्होंने धीरे धीरे ही सही लेकिन एक तरीके से संगठित भारतीयों को संगठित करने में अपनी एक भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो कई सारी ऐसी संस्थाएं थी जो कि 1838 से ही बननी शुरू हो गई थी। अगर हम लोग कहें कांग्रेस से पहली एक ऐसी संस्था जिसने भारत में कुछ लोगों को संगठित करने का प्रयास किया, हालांकि वो जमींदार ही वर्ग था, तो उसे हम लोग जानते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से। ठीक है, तो 1838 में एक ऐसी संस्था हमारे सामने सबसे पहले देखने को मिलती है जो कि लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से देखने को मिलती है, जिसने सबसे पहले जमींदारी प्रथा, जमींदारों को के हितों का रक्षण किया था और उसी को सबसे पहले संरक्षण दिया था। ठीक है, तो उसकी जो स्थापना की थी वो द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, तो उसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। उसके बाद से कई ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई धीरे धीरे। पहले एक संस्था हुई, उसके बाद दूसरी संस्था बनी, उसका तीसरी संस्था बनी, इंडियन एसोसिएशन करके संस्था बनी। तो कई सारी ऐसी संस्थाएं कांग्रेस से पूर्व में भी रही हैं संस्थाएं जिन्होंने एक तरीके से भारत के राष्ट्रवाद को संगठित करने में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये एकमात्र ऐसी संस्था रही थी जो कि लॉन्ग टर्म तक कार्य की थी और ये काफी इफेक्टिव कार्य की थी इसने अपना। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही एक तरीके से ऐसा मानते हैं कि हाँ, यहीं से आंदोलनों की शुरुआत हुई और यहीं से भारत की स्वतंत्रता में एक मजबूत नींव रखी गई। इसलिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पहला वीडियो जो है वो अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही शुरू करना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि भारत में अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य लगातार जो है वो संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था जिससे भारतीय आक्रोशित होकर के कुछ न कुछ कदम उठाया करते थे और उसके बाद में अंग्रेज अधिकारी भी उसके विरोध में अपनी कार्यवाही करते थे, जिससे अंग्रेजों को जान माल की नुकसान होता था। साथ ही साथ भारत के कई सारे लोग जो थे वो जेलों में बंद कर दिए जाते और उन्हें आजीवन कारावास और साथ ही साथ में मृत्यु दंड की सजा भी दे दी जाती थी। तो अंग्रेजों ने एक तरीके से ऐसा माना जाता है, ये सोचा कि क्यों ना भारतीयों के अंदर जो पल रहे एक तरीके से क्रोध और द्वेष की भावना है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग एक ऐसी संस्था की स्थापना कर दें जिससे कि भारतीय उसमें पहले से ही अपने बारे में सब कुछ बता दिया करें कि हाँ, मैं इस चीज़ से लेकर के समस्या हो रही, और अंग्रेज अधिकारी उसको पूर्ण कर दिया करें जिससे कोई एक बड़ा जो संघर्ष है वो ना सामने आ सके। ठीक है, तो इसी वजह से एक तरीके से भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितना भी जो फैक्ट है ये मैंने इस तरीके से ऐसे आप लोगों के सामने लिख दिया है। देखिए, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। आज का वीडियो जो है वो ज़्यादा मैं बड़ा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी कम है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ मुझसे गलतियाँ हो जाएं इसमें और कई सारी चीज़ें इसमें मिसिंग हो जाए, तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से सारे फैक्ट इसमें जो है वो लिखने की कोशिश की है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप धीरे धीरे कोशिश करिएगा तो पेन डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये डेट भी कभी अब बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 1885, सारी डेट्स नहीं कहता याद करने के लिए, लेकिन कुछ डेट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं भारतीय इतिहास में, तो कभी कभी इनसे रिलेटेड भी जो पास के क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 में
इसकी स्थापना हुई थी। और जो स्थान था जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी वो था गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि बम्बई में है। ठीक है, लेकिन पहले इसका अधिवेशन जो था वो बम्बई में नहीं होना था, पहले इसका अधिवेशन जो था वो पुणे में होना था। लेकिन उस समय की एक बहुत ही चर्चित बीमारी है जिसे हम लोग प्लेग कहते हैं, तो पुणे में प्लेग फैल जाने की वजह से इसका अधिवेशन जो है वो बम्बई में हमें करना पड़ा। और बम्बई में जब हमने अधिवेशन किया तो गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जो था बम्बई का, वहां पर इस अधिवेशन को करना पड़ा। ठीक है, स्थान हमने बता दिया आपको क्या रहा। इसकी जो अध्यक्षता थी वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसमें हम लोग जानते हैं कि पहले अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे थे। ठीक है, उसके बाद में जब इसकी अध्यक्षता की गई तो इसका नाम कांग्रेस नहीं था। ठीक है, जब इसकी अध्यक्षता की गई थी तो उस समय इसका नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका नाम। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, उनके सजेशन पर हम लोगों ने संघ शब्द को हटा करके फिर वहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द को यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका की जो संसद थी उसका नाम उस समय कांग्रेस था। ठीक है, और कांग्रेस का मतलब होता था कि लोगों का समूह। तो इन्होंने इस सोच के साथ में कांग्रेस की स्थापना की थी कि हाँ, ये जो कांग्रेस समिति है ये एक तरीके से जनता का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी लोगों की एक संस्था है। इस वजह से इन्होंने इसका नाम कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रेफर किया था, तो यही इसका नाम बाद में रख दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। जब इसकी स्थापना हो रही थी तो कई लोग जो थे वो इसके विरोध में थे, और कई लोग जो थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो इफेक्टिव संस्था नहीं रहेगी। ठीक है, तो इससे लोग भी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कम जुड़े हुए थे। तो शुरुआत में जब हम लोग बात करें तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो 72 सदस्य जो थे, यानी 72 जितने सदस्य थे, उन्हीं ने मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तथा इन्हीं ने अपने हस्ताक्षर भी किए थे कि हाँ, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ करके इसे एक संस्था बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था या वॉइसरॉय कौन था पूछे, तो वॉइसरॉय जो थे वो उस समय लॉर्ड डफरिन थे। वास्तव में यही वो इंसान है, माना जाता है कि जिसके दिमाग की उपज जो थी वो कांग्रेस थी। ये नहीं चाहता था कि भारतीयों के अंदर इतनी असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि भारतीय जो हैं वो 1857 का जिस तरीके से विद्रोह हुआ था उस तरीके से भारतीय विद्रोह करें, जिस वजह से इसके कहने पर, यानी जो है लॉर्ड डफरिन के कहने पर ही धीरे धीरे कांग्रेस की स्थापना करने का विचार किया गया था। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो भारत सचिव था लंदन में, यानी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला अंग्रेज अधिकारी जो कि लंदन में रहता था, वो उस समय थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल जो थे वो उस समय भारत के सचिव थे। तो याद रखिएगा, वायसराय की बात करी जाए तो लॉर्ड डफरिन जो थे वो वायसराय थे, और भारत सचिव की बात की जाए तो विंस्टन चर्चिल जो थे वो भारत सचिव थे। अब इसकी जो स्थापना करने का प्रमुख कार्य किसने किया था, वो किया था एओ ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। अब एओ ह्यूम के बारे में जरा हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं कि ये कौन था। वास्तव में आप लोग जानते हैं कि जिसने स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया वो एक अंग्रेज रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था। अब आप लोग सोचिए, भारतीयों को संगठित करने का काम, और वो भी अंग्रेज के द्वारा। आपको लगता है कि अंग्रेज ये सोचेंगे कि हाँ, मैं एक ऐसे संगठन को जन्म दूं जो कि बाद में चल करके हमारे ही ऊपर भारी पड़ जाए? नहीं, उनकी सोच जो थी वो उस समय बहुत ही अलग थी। लेकिन बाद में जिस तरीके से कांग्रेस ने कार्य किया है वो अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया है। तो इसकी जो स्थापना की थी वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। थोड़ा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में जाने तो ये एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, साथ ही साथ ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, जब इनको मतलब पहले डफरिन ने बुलाया और डफरिन से ये मिले तो डफरिन ने इन्हें सारी कंडीशन बताया कि किस तरीके से भारतीयों के अंदर हमारे प्रति असंतोष की स्थिति है, और हो सकता है कि भविष्य में 1857 की तरीके से फिर से कोई ना कोई क्रांति जो है वो जन्म ले सकती है। तो इस वजह से मतलब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस चीज की बारे में जानकारी जुटाई, और सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इन्होंने कोशिश की कि हम लोग एक जन समर्थन हासिल किया जाए। तो किसी भी जन समर्थन में युवाओं की भागीदारी जो होती है वो सबसे आगे होती है, यानी सर्वश्रेष्ठ होती है। तो इन्होंने क्या किया, 1883 ईस्वी में
ये कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब ये पहुंचे तो वहां पर जितने भी जो स्टूडेंट हैं जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएट करके स्नातक करके वहां से जा चुके हैं, वहां पर मतलब उन लोगों को इन्होंने पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद उन लोगों को एक आश्वासन ये दिलाया कि क्यों ना हम लोग एक ऐसी संस्था की मतलब स्थापना करें जो कि अंग्रेजों के सामने अपने पक्ष को रखा करे, और अंग्रेज भी क्या है उस संस्था की बातों को यदि अंग्रेजों को सही लगेगा तो वो मान करके हमारी बातें हम लोगों को स्वीकार कर लेगी और हमारा भी फायदा हो जाएगा, और इस तरीके से अंग्रेजों और हमारे मध्य जो है वो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कई सारे जो मतलब जो अभ्यर्थी थे वो इस बात से सहमत हो गए। इसी तरीके से 1884 ईस्वी यानी 1884 में ये निर्णय लिया गया कि हाँ एक इस तरीके से संगठन की स्थापना की जाएगी कि जो क्या करे, भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करे और भारत की मांगे जो हैं वो अंग्रेजों के समक्ष रखे। तो 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, और इसी का नाम बाद में दादा भाई नौरोजी के एक कहने पर बदल करके फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो 1884 में ये निर्णय लिया गया, लेकिन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यही एक कारण माना जाता है कि ऐसा आखिरकार एक अंग्रेज अधिकारी और वो क्यों इतना इंटरेस्टेड था कि भारत के कुछ लोगों का समर्थित समूह जो है वो एक तरीके से बने और भारत के पक्ष को रखे। तो इसके संबंध में दो थ्योरीज आती हैं। एक तो थ्योरी उन लोगों के द्वारा कही जाती है जो लोग इस संगठन के कुछ विरोध में नाखुश थे, और कुछ लोग जो इसके संगठन के समर्थन में थे उन्होंने अपनी बातें कही। तो इसमें जो पहली थ्योरी आती है वो आती है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है जो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा कुकर में हो जाता है तो उस कुकर को फटने से बचाता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या था कि जो मतलब विरोध में थे, नाखुश थे अंग्रेज की स्थापना होने से, वो ये कह रहे थे कि अंग्रेजों ने अपने लिए एक तरीके से कांग्रेस नहीं बनाई है बल्कि अपने लिए एक सेफ्टी वॉल्व बना करके रख लिया है, जो कि क्या हो, जब भारत में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो, जब क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो, तो कांग्रेस क्या है वो सेफ्टी वॉल्व की तरह सारा का सारा प्रेशर जो है वो अंग्रेजों के सामने रिलीज कर देगी और क्रांति को जो है वो पूरी तरीके से बल नहीं मिल पाएगा। इसमें सबसे पहला कथन जो था वो 1916 में जो यंग इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई थी लाला लाजपत राय की, उन्होंने लिखा था, और उन्होंने इसमें लिखा था कि ये जो मतलब संगठित राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए एक तरीके से संस्था निर्माण करने का कार्य जो था वो लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी यंग इंडिया पुस्तक में ये जरूर लिखा था कि जो ये कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। कभी कभी स्टेटमेंट पूछ लेता है किसने कहा था कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है, तो ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। फिर उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है कंडक्टिंग वायर थ्योरी, यानी जिसको बोलते हैं तड़ित चालक थ्योरी। देखा होगा आपने, कभी कभी बिजली जो है वो गिरती है तो पूरे के पूरे घर को तहस नहस कर देती है। इस तरीके से क्या किया जाता है, जो घर के ऊपर जो होता है वो एक कंडक्टिंग वायर यानी सुचालक तार लगा दिया जाता है, जिससे जो उसके ऊपर बिजली गिरती है वो क्या होती है, जमीन में चली जाती है और घर को किसी तरीके का नुकसान नहीं होता है। तो इन लोगों का क्या मानना था, जो लोग इसे कंडक्टिंग वायर कहते थे, ये कह रहे थे कि अब तक हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन हर बार अंग्रेजों ने क्या किया, जिस तरीके से बिजली घर को पूरी तरीके से तबाह कर देती है, उस तरीके से जब अंग्रेजों ने दमनकारी नीति चलाई तो हमारे द्वारा जो भी संस्थाएं स्थापित की गई या हमारे द्वारा जो भी कार्य किए गए उनका निरंकुशता से दमन कर दिया गया। कम से कम अब हमें इस तरीके का एक मंच मिल तो रहा है जिससे हाँ हम अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचा सकेंगे, और इस संस्था की मदद से हम लोग एक बहुत ही बड़े जनमानस को इकट्ठा करेंगे और उन्हें एक मंच प्रदान किया जाएगा जिसकी मदद से बाद में हम लोग अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे। तो ये जो दो थ्योरी थी ये हमारे सामने निकल करके आई, जिसमें सबसे पहली थ्योरी जो थी वो सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी थी, और जो दूसरी थ्योरी थी वो एक तड़ित चालक की थ्योरी थी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जब ये कांग्रेस जो थी वो अपने इसकी स्थापना हो गई, ये अपने वर्किंग एरियाज में आई, तो कांग्रेस के जो जितने भी अधिवेशन हैं या कांग्रेस का जितना भी जो आगे चल के चरण चला उसे हम लोग उन्होंने बेसिकली 3 चरणों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला जो चरण था वहां पर लोगों ने अपनी मांगे उसके अंग्रेजों के सामने रखी, मतलब उदारता का परिचय दिया। इसलिए सबसे पहला जो चरण मानते हैं वो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के बंगाल विभाजन तक, यानी 1885 से लेकर के 1905 तक का वो पहला चरण लेते हैं,
जिसमें क्या हुआ, उदारवादियों का ज्यादा वर्चस्व रहा। इस वजह से कांग्रेस का उदारवादी रूप जो है वो इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा चरण जो हम लोग लेंगे 1905 से, यानी जब से क्या हुआ कि यहाँ बंगाल का विभाजन हुआ, फिर सूरत फूट हुई, ठीक है, वहां से लेके 1919 तक जब किंग्स फोर्ट पर बम डाला गया, अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड हुआ, तो इस तरीके की जितनी भी मतलब उग्रवादी घटनाएं हैं वो 1905 से 1919 के बीच में देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से इस चरण को हम लोग उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा चरण जो हमारा आता है वो 1919 से लेकर के 1947 का आता है, जिसमें गांधी जी के द्वारा कई सारे जो हैं वो मतलब आंदोलन चलाए गए, और इसी चरण को राष्ट्रवादी आंदोलनों का चरण के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाए गए, चाहे नमक कर को लेकर के हो, चाहे डांडी मार्च को लेकर के हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, तो ये कई सारे आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। तो कांग्रेस को इस तरीके से 3 चरणों में बांट दिया। सबसे पहला चरण 1885 से लेकर के 1905 तक, यानी बंगाल विभाजन तक हम लोग लेते हैं, तो वो चरण उदारवादी चरण में आता है। फिर दूसरे चरण की अगर हम लोग बात करें तो 1905 से लेकर के 1919 तक आता है, जिसको उग्रवादी चरण कहते हैं। यानी यहाँ पर 3-4 नेता हुए, जैसे बाल लाल पाल और अरविंद घोष, ठीक है, तो ये 4 नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इनका ज्यादा प्रभुत्व रहा, तो इसे उग्रवादी चरण कह दिया गया। उसके बाद का जो समय आता है वहां पर कहीं ना कहीं गांधी जी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, इस वजह से इस तीसरे चरण को हम लोग गांधीवादी युग कहते हैं। अच्छा, प्रथम चरण की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम चरण में मेनली 4 अधिवेशन हुए थे, जिसमें शुरू का अधिवेशन जो आप लोगों को बताया था मैंने 1885 का जो अधिवेशन हुआ था, जो कि गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। वो पहला जो अधिवेशन था वो तो बंबई में पहला अधिवेशन किया गया था, और उसके अध्यक्ष कौन रहे थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे थे, और उसमें कुल मिलाकर के 72 यानी 72 सदस्यों ने उसमें अपना भाग लिया था। उसके बाद में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हमारा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और कलकत्ता में उसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने थे, जहां पर 484 सदस्यों ने पार्ट लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा जो हमारा क्या कहते हैं अधिवेशन हुआ था वो दक्षिण में हुआ था, यानी मद्रास या बंबई में इसका अधिवेशन, मद्रास में इसका, चेन्नई में अधिवेशन हुआ था, और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। ठीक है, ये लिखा है, यदि आपको नोट्स बनाने हो तो आप इससे बना सकते हैं। यानी यहाँ पर 607 सदस्यों ने पार्ट लिया था, और जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो कि बनारस में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो थी वो जॉर्ज यूल ने की थी। यहाँ पर 1248 से भी ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। यानी हम लोग देख रहे हैं कि जिस समय समय पर क्या है कांग्रेस में कई सारे लोग जुड़ते जा रहे थे, और ये क्या है राष्ट्रवादी रूप ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रवादी कांग्रेस कहा है, क्योंकि इसने किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि क्या कांग्रेस जो है वो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली थी, जी नहीं। अगर हम इनको वास्तव में, तो मुझे इनको जोड़ना नहीं चाहिए कास्ट से, लेकिन फिर भी अगर मैं एक तरीके से देखूं तो पहले अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हिंदू थे, दूसरे अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी वो एक पारसी सदस्य थे, तीसरे सदस्य जो थे अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी वो एक तरीके से मुस्लिम अध्यक्ष थे, और चौथे अध्यक्ष जो कि एक अंग्रेज था वो एक ईसाई अध्यक्ष था। तो इस तरीके से देखिए तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, इन सभी को एक तरीके से बराबर समान अवसर दिया गया। यानी कांग्रेस जो थी वो एक राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष संस्था थी, न कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। तो आज हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में जाना, इसको किन 2 थ्योरीज के नाम से जानते हैं ये जाना, कांग्रेस को कितने चरणों में बांटा जाता है इसके बारे में जाना, और यहाँ पर शुरू के 4 अधिवेशन के बारे में जाना। चूंकि आज पहला वीडियो है मेरा तो थोड़ा नर्वसनेस है अंदर से, तो अगली बार मैं फिर कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छा और डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। तो मेरा पहला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस तरीके का वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। इसी तरीके से मॉडर्न के मैं सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूंगा। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी तरीके से अगला वीडियो में हम लोग सब लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।